नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में चर्चा करने जाएंगे हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराए गए 2018 का स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के पेपर की, जो कि अपने लिए ज़रूरी है एमपीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाले एग्ज़ाम के लिए पार्ट ए के पोर्शन के लिए। कुछ क्वेश्चन आपको पार्ट बी के ही मिल जाएंगे, लेकिन अपन इस पेपर को लगाएंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अपने लिए। ठीक है, चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? ए मोर, बी मोरहन, सी शाही बुलबुल, डी तोता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सिंपल क्वेश्चन है। शाही बुलबुल जो आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, और पैराडाइज फ्लाई क्लेचर इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? गन्ना, धृतकुमारी, कपास, महुआ। इसका आंसर हो जाएगा धृतकुमारी, दिया था आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 डिलीट कर दिया था आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु, गंगा, असम, मध्य भारत का। तो इसका सिंधु क्षेत्र गया था उस टाइम पे। नहीं आएगा ये वाला भी। 2018 का पेपर लगा रहे हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ष 2007। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव। नहीं आएगा, उस टाइम का करंट अफेयर था। ये आईएमएफ वाला, ये भी ये आ सकता है, इंटरनेशनल से रिलेशन रखता है। वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए आप। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके 189 सदस्य देशों की संख्या है। अभी क्या हुआ था रिसेंटली, पिछले महीने, कौन सा महीना था पिछला? दिसंबर में आईएमएफ की वो है ना चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, वो भारत आई हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली। बहुत बड़ी बात है, वो भारतीय मूल की हैं, मतलब उनके माता पिता भारतीय थे, वो भारत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक हैं। और वो है ना आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, मुख्य शास्त्री, जो रिसेंटली लास्ट मंथ में प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी। तो आईएमएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है वो करंट के सिनारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये इंग्लिश मीडियम निकल रहा है, हिंदी में लगा लेते हैं अपन। ये भी नहीं आएगा। कालिका पुराण भी नहीं आएगा। 17 अमेरिका इजराइल ट्रंप नहीं आएगा। प्राचीन काल में किस सार्थवाद नहीं आएगा। इस पेपर में, इस पेज में भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा आएगा। फटाफट निपटाते हैं अपन। शुंगों के नहीं आएगा। ब्रिटिश साम्राज्य नहीं आएगा। हिस्ट्री का शेरशाह सूरी हिस्ट्री का है, ये नहीं आएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका आयोग ने माना था ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली, जबकि बहुत सारे बच्चे महात्मा गांधी लगा के आए थे। ये जनरल नॉलेज के लिए, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा आपको। इस वाले सेट में लगता है सारे के सारे स्टार्टिंग में वो वाले क्वेश्चन आ गए। कौन से? जियोग्राफी वाले, हिस्ट्री वाले। अब आता है एमपी का क्वेश्चन। लो आ गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 पे ध्यान दीजिए आप। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा का नरसंहार। इसका आंसर हो जाएगा ए, चरण पादुका का नरसंहार, छतरपुर जिले वाला।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है कौन सा है? महानदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है सी, गोदावरी। सबसे पहला गंगा नदी बेसिन था, नहीं आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए? बताइए आप क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए शेरों के लिए, बी गायों के लिए, सी हाथियों के लिए, डी बाघों के लिए। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। 3, 2, 1, 0। आयोग ने इसका आंसर डी माना था और डी ही सही है इसका आंसर। बाघों के लिए, टाइगर रिजर्व है ना, तो बाघों को इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। ये देखो इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ, लिखा हुआ टाइगर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर डी टाइगर है ना, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है कान्हा मंडला वाला अपना। क्वेश्चन नंबर 35 पे ध्यान दीजिए आप, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? ए खाद्य से, बी अखबारी कागज से, सी चीनी से, डी ऊनी वस्त्र से। सिंपल क्वेश्चन है, बी अखबारी कागज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक नहीं रहे? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है राज्यपालों के, तो आप अच्छे से राज्यपालों के नाम पढ़ लीजिए और मुख्यमंत्रियों के नाम पढ़ लीजिए, कहीं से भी घुमा के पूछ लेगा वो। इसने पूछ लिया है कौन से हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। तो ए जस्टिस ND ओझा, बी जस्टिस PV दीक्षित, सी जस्टिस GD दीक्षित, डी जस्टिस GP सिंह। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। 3, 2, 1, 0। इसका आंसर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर सी, GD दीक्षित। ND ओझा PV दीक्षित तो रहे, GP सिंह भी रहे होंगे, लेकिन GD सिंह नहीं रहे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? बताइए क्या होगा इसका जवाब। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा था ये 36 नंबर का। 3, 2, 1, 0। इसका जवाब है ए जबलपुर। जबलपुर इसका सही जवाब है। आयोग ने जबलपुर इसका आंसर माना था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, अच्छा है, राज्यपाल से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3, 2, 1, 0। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को वो अध्यादेश देने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी? महिला विकास से, कृषि विकास से, बाल विकास से, उद्योग से। इसका आंसर है बी कृषि। ये शिवराज सिंह चौहान को ले डूबी थी ये भावांतर योजना। इसी के कुपरिणाम की वजह से कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन वो भी चली गई 1-1.5 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1952, बी 1957, सी 1960, डी 1961। आयोग ने इसका आंसर माना था बी, ऑप्शन बी 1957 इसका सही जवाब है। ये लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? पूछ सकता है, क्योंकि SC ST जाति से संबंधित अपना पार्ट बी में कुछ पोर्शन है,
तो उससे संबंधित क्वेश्चन है, देख लीजिए आप कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की सीटें, अनुसूचित जाति मतलब SC 47, 35, नहीं वो तो MP में 47 और 35, तो 47 ST के लिए, 35 SC के लिए। लेकिन उसने देश के पूछा है, लोकसभा वाला, मैंने विधानसभा वाली सीट बताई थी आपको। आप बताइए इसका क्या होगा आंसर 44वें नंबर क्वेश्चन का। 44वें का 3, 2, 1, 0। 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका D। 84 सीटें हैं SC के लिए। ST की आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए आप। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपसे क्योंकि अभी आपको मालूम होगा 29 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का रीनेम कर दिया, रीनेम, दूसरा नाम रख दिया गया है। इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी राशि है 25 लाख रुपए। इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। तो 91-92 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहली बार ये किसको मिला था उस टाइम का? तो ये मिला था ऑप्शन A विश्वनाथ आनंद को। अच्छे से देख लेना पुरस्कार, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिख के दिया है, उसने खेल और पुरस्कार पूछेगा वो पार्ट A वाले सेगमेंट में। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, जिक्र किया था किस तारीख को खेल रत्न का रीनेम हुआ था। उसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? अब लगाओ आप ऑप्शन क्या होगा, ABCD। 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे हुआ था, मतलब जन्म दिवस है। इस दिन इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ये राष्ट्रीय पुरस्कार है द्रोणाचार्य। बताइए सबसे 1985 में पहला पुरस्कार किसको दिया था? ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है, सभी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आप स्पोर्ट्स सेगमेंट से। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए हैं? कौन से खिलाड़ी है जिसको सभी पुरस्कार दिए गए हैं? बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका आंसर है डी, पुलेला गोपीचंद। अब देख लेना आप कौन है, क्या करते हैं पुलेला गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए स्पोर्ट्स सेगमेंट से। मैराथन रेस की कितनी दूरी होती है? मैराथन रेस की कितनी दूरी होती है? इसकी होती है ऑप्शन सी 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं अपन। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, चंबल घाटी। बताइए कौन सी भ्रंश घाटी नहीं है? नहीं है पे ज्यादा फोकस करना, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। ये देखो उस टाइम का 2017 का करंट था, ये 18 में पूछा था किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। करंट तो नहीं था, मतलब स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था। जो गोल्ड मेडल जीता था ना अभिनव बिंद्रा ने, तो वो था। लेकिन अभी आपको मालूम होगा हाल ही में किसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, वो पूछेगा। क्या नाम है उनका खिलाड़ी का, बताओ। हरियाणा के दो व्यक्ति हैं, एक पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है सुमित अंतिल ने, और एक टोक्यो ओलंपिक होता है उसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है। 6 गोल्ड लाए इस बार ओलंपिक से, 5 पैरा ओलंपिक से और एक अष्टपुष्ट वाले ओलंपिक से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप।
मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकल श्रेणी में, विंध्य श्रेणी में। इसके दो विकल्प सही हैं, ए और बी। सतपुड़ा श्रेणी के अंदर महादेव श्रेणी आती है, तो महादेव में वो धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर ऊंची। आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था, वो खुद कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? कौन सी नदी है चंबल में नहीं मिलती? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। आंसर हो जाएगा आपका सी, बेतवा। बेतवा डायरेक्ट जाके मिलती है यमुना में। ये क्षिप्रा चंबल में मिलती है, काली सिंध चंबल में मिलती है, और पार्वती भी चंबल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 60 मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड जो है किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? ए लिग्नाइट, बी तांबा, सी हीरा, डी लोहा। सिंपल क्वेश्चन है, बी तांबा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात व राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? ए झाबुआ, बी अलीराजपुर, सी रतलाम, डी मंदसौर। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? गुजरात और राजस्थान की सीमा को छूता है कौन सा जिला है? 5 4 3 2 1 0। आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए झाबुआ। झाबुआ जिला है, गुजरात और राजस्थान को छूता है, जबकि अलीराजपुर है ना, वो गुजरात और महाराष्ट्र जिले को छूता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा एसटी किस जिले में है मध्य प्रदेश में? एसटीडी, डी मतलब धार नहीं है इसमें। धार, डी बी जी बी बड़वानी आ जाएगा, फिर झाबू आ जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या लगाओगे आप? सी बताया आयोग ने, तो इसका आंसर अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज पूछा है? सॉरी, मैंने क्षेत्रफल में बता दिया था। क्षेत्रफल में सबसे पहले है धार, उसके बाद बड़वानी, उसके बाद झाबुआ, और ये परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पूछा है इसने, तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा एसटी के लोग बाग हैं, शेड्यूल कास्ट जनजाति वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश की जलवायु है, बताइए कौन सी है? भूमध्य सागरीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय, मानसूनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? आयोग ने इसका आंसर माना है ऑप्शन डी, मानसूनी। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है मानसूनी है। मानसून के हिसाब से चेंज हो जाती है। यहाँ पे बरसात भी होती है, यहाँ पे ठंड भी लगती है, और यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है। मानसून के हिसाब से चेंज होती रहती है, एक जगह इससे रोके नहीं रहती। जैसे भूमध्य सागरीय, यहाँ पे तो गर्मी पड़ती रहती है, और सदैव डेली बरसात होती है भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र पर। और रेगिस्तान में तो रेगिस्तान ही रहता है, तो बारिश तो बहुत कम होती है वहाँ पे। ध्रुवों में तो बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, पूछो ही मत, सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं अपन। गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, मानसिंह ने, इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मानसिंह ने बनवाया था गुजरी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, मऊ, सारंगपुर, शुजालपुर। इसका आंसर आयोग ने माना था डी, शुजालपुर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आप, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1995 माना है आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 64 नहीं देख रहे अपन, उस टाइम का वो था। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पार्ट बी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा था? बताइए। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है अपने पास पार्ट बी वाले सेगमेंट में, असिस्टेंट डायरेक्टर वाले एग्जाम में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग आईफेड था, IFAD कौन सा है इसमें? देखो लिख रहा है कहीं, IMF नहीं, IFC नहीं, IFAD। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
IFAD, क्या है इसका आंसर? IFAD, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी का, 68 का ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? सिंपल क्वेश्चन है। बालाघाट दिया है, नहीं दिया है? अलीराजपुर, अलीराजपुर है, नहीं है? मंडला, मंडला भी नहीं। डिंडोरी, डिंडोरी है इसका सही जवाब। फिर 64 का आंसर है डी, डिंडोरी। सबसे ज़्यादा बालाघाट में, फिर अलीराजपुर में, फिर मंडला में और डिंडोरी। मंडला और डिंडोरी में बराबर है अनुपात, लिंगानुपात। 65 का आंसर है आपका डी। देख लो कितनी गहराई से पूछा है, अपन से ना पूछे, एडी के एग्जाम में सही डायरेक्ट पूछ ले एक जिला तो सही बता देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है सीधा का सीधा उठा के। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? बताइए आप, क्या होगा इसका आंसर? 3, 2, 1, 0। आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, 2010 से 2011 के बीच में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? आरपी नायक, बीके नायक, बीके दुबे, आरएस खन्ना, पीके नरोन्ना। इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं मैं आपको, पीके नरोन्ना है जो मुख्य सचिव नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 70 नहीं देख रहे अपन, क्या? MP इक्वेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी छोड़ रहे, स्किप कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अच्छा था जो आ सकता है। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स इन कॉन्क्लेव नहीं आएगा, 18 का करंट है ये। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कंप्यूटर वाले सेगमेंट से खाली स्थान खोज क्षमता ईमेल, खोज क्षमता कॉमा ईमेल कॉमा समाचार कॉमा स्टॉक की कीमतें कॉमा मौसम संबंधी जानकारी कॉमा खेल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। कौन करती है? हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल, न्यूज़पेपर। कौन करता है बताइए आप? 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका आंसर माना है आयोग ने बी, पोर्टल। पोर्टल है, पोर्टल जो है खोजते हैं जिसपे अपन ईमेल, समाचार, स्टॉक, कीमतें, मौसम, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की जानकारी पोर्टल पे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर आयोग ने जो माना है ऑप्शन नंबर ए, 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन है? क्रैम, ड्रैम, जैम, स्पैम। इसका आंसर है सिंपल डी, स्पैम। 76 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आप, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? क्या कहते हैं बताइए आप? कंप्यूटर पर वो जो लिंक्ड जानकारी रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से अपने को अवेलेबल होती है, उसको क्या कहते हैं? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब इंफॉर्मेशन। लगाइए आप, इसका क्या होगा आंसर? 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अपने यूनिट 4 से आ रहे हैं, पार्ट ए के यूनिट 4 से क्वेश्चन ये। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, वायरस। बिना डाउट के लगा दिए, सही है। 77 का क्या हो जाएगा आपका? डी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, होम पेज। इतना पढ़े लिखे सभी लोग हो आप, लगा लोगे फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है। बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा आएगा, बहुत कम क्वेश्चन देगा, 2-3 क्वेश्चन देगा कंप्यूटर के सिंपल जो लगा लोगे, बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे देगा, बाउंस करेंगे आपको।
नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सा कंपोनेंट यूज़ नहीं होता? ए वीडियो कैमरा होता है बिल्कुल, बी डिस्प्ले ये भी होता है, इसमें देखते हैं, सी टेलीफोन छोड़ते हैं, डी माइक्रोफोन ये भी होता है, इसमें से आवाज़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, ऑप्शन सी 78 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? 3, 2, 1, 0। इसका आंसर है डी, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। आपको सर्विस का लाभ नहीं ले पाते उसके आक्रमण की वजह से, इसलिए वो आपको सर्विस देने से मना कर देता है। तो मना करने को कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। 79 भी कंप्यूटर वाले सेगमेंट का है। उसके बाद एक्ट के क्वेश्चन चालू हो रहा है, वो लगाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता। क्वेश्चन नंबर 79, कौन साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? साइबर अपराध की आवश्यक विशेषताएं हैं, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बी है इसका सही आंसर। अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार की अन्वेषकता। मतलब दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सपर्ट होता है जो हैकिंग करता है और दूसरा एक अनजान होता है जिसको कुछ नहीं पता होता। तो एक तो कंप्यूटर अपराधी की दक्षता, वो क्राइम करने वाला एक्सपर्ट हो, और दूसरा कौन होना चाहिए? जो दूसरा मूर्ख होना चाहिए, बेवकूफ़ बन जाए। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार की अनभिज्ञता, मतलब कंप्यूटर के बारे में इतना मतलब अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए कि कौन उसको शिकार बना रहा है नहीं बना रहा है। अनजान लोग होते हैं ना ऐसे, वो, और एक एक्सपर्ट हैकर वाला। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं अपराध, तब अपराध कहलाता है। अगर दोनों चालबाज रहेंगे फिर तो युद्ध हो जाएगा, हैकिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता, कंपटीशन हो जाएगा। और दोनों सामान्य हो जाएंगे तो अपन जैसे हो जाएंगे, जानते ही नहीं क्या होता है हैकिंग करना, क्या करेंगे हैकिंग करके। अपन तो एग्जाम देते रहो, फॉर्म भरते रहो बस आयोग को। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया? धारा 2 खा, धारा 2 खागा, धारा 2 खाचा, धारा 2 खाक छा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धारा 2 खागा, BC इसका आंसर है। धारा 2 BC इंग्लिश में बोलते हैं। उस टाइम के पढ़े थे, तो अभी तक थोड़ा थोड़ा याद है। सही जवाब है मेरा भी, धारा बी। इसका 82 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप। 80, शब्द खालिस्तान का आशय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य से कंप्यूटर वेबसाइट से विकृत करता है, क्या कहलाता है? व्हाइट हैट हैकर, बी हैकर, सी क्रैकर, सी स्ट्रैकर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आयोग ने 2 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। व्हाइट हैट हैकर, हैकर, क्रैकर, स्ट्रैकर, क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 80 का सी क्रैकर। देखो, हैकर होता है, आप जानते हो हैकर जो अच्छे काम के लिए हैकिंग करता है ना, उसको अच्छा हैकर बोलते हैं। तो अच्छा हैकर का एक नाम होता है व्हाइट हैट हैकर। क्या होता है? व्हाइट हैट हैकर। और जो गलत काम करता है तो उसको बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर, का मतलब काली टोपी वाला हैकर। और एक हो जाता है व्हाइट टोपी वाला हैकर। तो काले टोपी वाला हैकर होता है ना, उसको क्रैकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकर। तो क्रैकर है जो अभी, ठीक है, क्योंकि हैकर में तो दोनों आ जाएंगे और व्हाइट हैट हैकर वैसे ही अच्छा है। इसमें दोनों कैटेगरी आ रही है। ऑप्शन बी में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और सी में केवल बुरा ही बुरा है, क्रैकर। स्ट्रैकर कोई अनजान शब्द है मेरे लिए भी, छोड़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आप। SC/ST एक्ट 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? इसका आंसर है सी, 18। धारा 18 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है और 2019 में इसमें संशोधन करके
संशोधन हुआ है इस एक्ट में, कुछ 18A करके कुछ जोड़ा है इसमें, धारा आप देख लेना क्या जोड़ी है क्या नहीं जोड़ी। अग्रिम जमानत से संबंधित ही जोड़ा है कुछ, उसमें परमिशन लेने का कुछ मना किया है कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उठा लो, किडनैप नहीं सॉरी गिरफ्तार कर लो उसको बिना परमिशन के। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, SC/ST एक्ट 19 SC/ST एक्ट नियम है, सॉरी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम, एक्ट नहीं है ये नियम है, नियम मतलब रूल्स। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रूल्स 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री उपबंध किया गया है। 84 का डिलीट कर दिया था आयोग ने, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 में कुल कितनी धाराएं, इसमें 23 धाराएं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है अपने को एडी में भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं अपन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये वाला भी अपने पार्ट बी में है तो अपन अच्छे से देख लो। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त की गई है। इसका आंसर है 10A, धारा 10A में सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मैं भी चेक कर लूँ एक बार, हाँ सही है, 87 का बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए आप, देखो कितने बड़े बड़े टाइप करता है आयोग। आयोग आलस नहीं खाता बड़े बड़े क्वेश्चन टाइप करने में, तो आप भी आलस मत खाइए, इन क्वेश्चनों को लगाइए, अच्छे से पढ़िए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 89 तक तो एक्ट का नाम हो गया, तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो SC/ST जनजाति का सदस्य नहीं है, ठीक है, मतलब इस एक्ट के SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रण देगा तो वह किस अवधि के अपराध से दंडित होगा। मतलब कोई व्यक्ति जो SC/ST का नहीं है और SC/ST वाले पे जादू टोना का आरोप लगाएगा कि भैया ये जादू टोना करता है, ये डायन है, ये गलत आदमी है, ये चुड़ैल है, ये डाकन है, ये फलाना है, भूतनी है, ऐसे कुछ बोलेगा ना SC/ST वाले को, तो जो बोलेगा ना उस पर अधिकतम कितनी अवधि का कारावास का प्रावधान का दिया गया है। बताइए आप इसमें क्या होंगे। ABCD आपके ऑप्शन है। A है जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी। B जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से। C जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी और जुर्माने से। D जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी और जुर्माने से। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 85। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है अपना ए है, ए विकल्प सही है क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए आप, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण किसमें है, तो आई थिंक 16 कहाँ में होना चाहिए इसका, एक बार मैं चेक कर लूँ। 88 का डी है आंसर, 88 का डी। धारा 14 कहाँ में है, सद्भाव पूर्वक कार्यवाही। धारा 14 में कंपनी के लिए प्रावधान है, धारा 14A में सद्भाव पूर्वक कार्यवाही है, ठीक है। तो 14A है आंसर, 16 का नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 89, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध का उपबंध किया है। मैंने ऊपर बोला था ना अभी, धारा 14, सिंपल क्वेश्चन है। 89 का 14 हो जाएगा। धारा 14 में कंपनी के लिए कंपनी द्वारा किए गए अपराध के उपबंध बताए गए हैं धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है मानव अधिकार आयोग से, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन नहीं होता। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, SC/ST के होते हैं, महिला आयोग वाले होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या हो जाएगा 92 का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आप, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 विस्तार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा छोड़कर
सी केंद्र शासित प्रदेशों पर, डी केवल जम्मू कश्मीर राज्य पर। इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, ए संपूर्ण भारत पर लागू है, क्या जम्मू क्या कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है। तो इसका आंसर इसमें विकल्प में नहीं मिलेगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो एक्ट है ना मानव अधिकार वाला, ये अपन पेपर लगा रहे हैं 2018 का, लेकिन इसमें संशोधन हुआ है 2019 में, तो जिसमें इसकी पदावधि घटा दी गई है। तो पहले इनकी पदावधि हुआ करती थी 5 वर्ष 70 वर्ष, ऑप्शन बी सही था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन वर्तमान में इसकी अवधि है 3 वर्ष 70 वर्ष, मैक्सिमम 3 साल और अधिकतम 70 साल की उम्र तक ये कार्य कर सकते हैं इस पद पर रहते हुए, और 2 बार नियोजित हो सकते हैं। उसके बाद रिटायर होने के बाद भारत सरकार के किसी भी उपक्रम में नहीं लगेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए आप, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। अधिनियम से क्वेश्चन नहीं आएंगे अपने को, लेकिन फिर भी देख लो अधिनियम कब लागू हुआ था ये अपना, 28 सितंबर 1993 को जो एक्ट आया था वुमेन राइट कमीशन एक्ट, इसी एक्ट के माध्यम लागू हुआ था 23 सितंबर 1993 को। उसके बाद 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। उसके बाद अपना वो बना था 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग। 28 सितंबर 1993 को ये लागू हो गया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना था इस एक्ट के पारित होने के बाद। तो यदि पूछ लेना ये वाला एक्ट कब पारित हुआ था, मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 कब पारित हुआ था, 28 सितंबर 1993 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आप, मत देखिए कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अच्छा है। आयोग मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य, मतलब राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग, मानव अधिकार वाला राष्ट्रीय, सेंट्रल वाला और स्टेट वाला, दिल्ली वाला, मध्य प्रदेश वाला आयोग जो है, प्रत्येक के सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए उपयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी समझा जाते हैं। वो सब क्या समझे जाएंगे इसका बताइए। लोक अधिकारी समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे, आयोग का अधिकारी समझे जाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सिंपल है, ऑप्शन बी, लोक सेवक समझे जाएंगे। मतलब मानव अधिकार आयोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी व्यक्ति को नियुक्त करती है या एडिशनल जोड़ती है उसमें, और वो जाके कार्य को अंजाम देते हैं, तो कार्य को अंजाम देने वाले सभी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे। 98 का बी, क्या है 98 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आप, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई असीम न्यायाधीश या कोई असीम जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किए जाते हैं। संबंधित राज्य के उच्च न्यायाधीश के, भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये रहा ना, संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 96 का बी क्यों, हाँ संबंधित राज्य के, ये सॉरी सी, संबंधित राज्य में बोल संबंधित रहा था लेकिन गलत बता दिए निशान लगा के। ये संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसमें क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय आ गया था, इसमें क्या दिल्ली वाला पहुंच गया था, वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला। ये क्या चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट वाला CJS वाला है, CJS चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट से पूछकर ही कोई भी न्यायाधीश को लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आप, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। ए राज्यपाल, बी राज्य सरकार, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, सिंपल क्वेश्चन होगा। आप काउंट डाउन कर रहा हूँ, 5 4 3 2
10। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है ना, ऑप्शन बी, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। धारा 41 के तहत, धारा 40 के तहत केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आयोग, और धारा 41 के तहत राज्य आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन संसद में रखते हैं 30 दिन के लिए अपनी अपनी सरकार में। ये राज्य सरकार की संसद में जाएगा, ये वो वहां पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसकी होगी? सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अकेले, ये अकेले कर देंगे। मान लीजिए कभी राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष अपनी किडनी का ऑपरेशन करवाने गया, तो तब टेम्परेरी अध्यक्ष किसको बनाएगा? किसी को बनाया जाएगा, तो उसको कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी 97 का बी सही जवाब है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिनियम से एक्ट है, कर ले रहा है, क्या जा रहा है, आयोग से नहीं, अधिनियम से एक्ट है, अधिनियम से क्वेश्चन है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नौसेना, राज्य के सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राज्य के सशस्त्र बल ये शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना में तीनों सशस्त्र बल में तीनों सेना थी, नौसेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तो धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए। आपने क्वेश्चन लगाए तो अच्छी बात है, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, एग्जाम में देख लेना, ये गारंटेड बोल रहा हूँ मैं। बाकी जो लोग 2-5 मिनट वीडियो देख के छोड़ देंगे, तो वो ये मान लो अपॉर्चुनिटी गई उनके हाथ से। बाकी अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, मैं भी कर रहा हूँ आप ही के साथ, मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। वो तो मैं वीडियो इसलिए बना लेता हूँ, बाई चांस मुझे भी लाभ मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। मुझे इस प्रकार जैसे खाना खाते टाइम पढ़ना नहीं हुआ तो मैं अपनी ही वीडियो चला के बैठ जाता हूँ, उसमें एक्ट रिवाइज करता रहता हूँ। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ये देखता रहता हूँ, तो आप भी चाहो तो आप भी देख सकते हो। खाना खाते टाइम हो गया तो मोबाइल चला के छोड़ दिया, चल रहा है, देख रहे हैं अपन, सुन रहे हैं और लगाते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अच्छी वीडियो है, आप देख लो, अच्छे से काम में आएंगी आपको, और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।